क्रिस मूल रूप से हर काम में थोड़ा थोड़ा माहिर था, लेकिन किसी में भी पूर्ण विशेषज्ञ नहीं था। वह एक औसत लड़का था जिसके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जो उसे किसी भी चीज को तुरंत सीखने में सक्षम बनाती थी। अपनी एक पहचान बनाने के लिए उसने हीरोज की पार्टी में शामिल होना तय किया। अपनी प्रतिभा के बल पर वह पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा, हर तरह के काम संभालता रहा, जिससे उसे द ग्रेट एक्स्ट्रा का उपनाम मिला। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाता और निखर पाता, उसका दुखद अंत हो गया जब विनाश का युग शुरू हुआ। यह वही समय था जब जादू साम्राज्य से आए तांडव का राक्षस राजा ने लाइट डोमिनियन में तबाही मचाना शुरू कर दिया और हीरो इवान उसे रोकने के लिए काफी शक्तिशाली नहीं था। जैसा कि अंदेशा था, वे असफल रहे और अंततः लाइट डोमिनियन राक्षस राजा के हाथों गिर गया। मरने से पहले हीरो इवान की एक अंतिम इच्छा थी, वह चाहता था कि क्रिस हीरो की भूमिका निभाए। उसने काश समय को पीछे ले जाकर इस आखिरी ख्वाहिश को साकार कर पाने की तमन्ना की। हालांकि क्रिस की भावनाएं कुछ और थीं। जीवन में इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद यह मौत उसके लिए किसी राहत जैसी थी, दुखों से मुक्ति का एक रास्ता, एक तरह की आजादी, भले ही उसे दोबारा जीने का मौका मिल भी जाता। दूसरा मौका। क्रिस तो बस यही चाहता था कि काश उसका जन्म किसी अमीर परिवार में हुआ होता। यही उसकी आखिरी सोच थी, इससे पहले कि वह मृत्यु को प्राप्त करता और समय में पीछे लौट जाता। अब उसका पुनर्जन्म हो चुका था, मैजिक एम्पायर के एक युवा मालिक के शरीर में। वही साम्राज्य जहां से तांडव का राक्षस राजा आया था। थोड़ा अतिरिक्त संदर्भ यह है कि डोमिनियन ऑफ लाइट वह स्थान है जहां इंसान रहते हैं, जबकि मैजिक एम्पायर वह भूमि है जहां राक्षस, जिन्हें फिएंड्स कहा जाता है, निवास करते हैं। क्रिस का जन्म डार्क मैजिक क्लैन में हुआ था, जो मैजिक एम्पायर को समर्थन देने वाले 12 प्रमुख कुलों में से एक है, जैसा कि उसके रहस्यमय नाम से भी प्रतीत होता है। उसकी समझ के अनुसार वह करीब 15 साल पीछे लौट चुका है, विनाश युग की शुरुआत से 5 साल पहले। अब क्रिस एक अमीर बिगड़ैल लड़का है, लेकिन जिस शरीर में वह है, उसका मूल स्वामी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह अब क्रिश्चियन वान बैरन खजार के शरीर में रह रहा है। क्रिस की पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार वान नाम इंगित करता है कि वह किसी शाखा परिवार से ताल्लुक रखता है। काउंट खजार का घर बैरन काउंटी की एक शाखा है, जिसे डार्क मैजिक क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि खजार परिवार केवल एक शाखा है, फिर भी यहां से अगला वाक्य ओल्धो द खजर फैमिलीज जारी रहेगा। हालांकि खजार परिवार सिर्फ एक शाखा है, फिर भी डार्क मैजिक क्लैन में उनकी मजबूत प्रतिष्ठा के कारण उनके पास काफी ताकत और प्रभाव है। उनकी संपत्ति उनके प्रभाव को और भी बढ़ा देती है। अगर बात को और ज्यादा जोर देकर कहें तो मैजिक एम्पायर में ऐसा कोई भी फिएंड नहीं है जो खजार परिवार की ताकत और प्रतिष्ठा से अनजान हो। खजार परिवार के 2 संभावित उत्तराधिकारी हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिश्चियन एक सिरफिरा और समस्या खींचने वाला व्यक्ति है जो हमेशा मुसीबतों में घिरा रहता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है, क्रिश्चियन की हत्या अंततः उसके अपने रिश्तेदारों द्वारा कर दी गई थी। यह क्रिस के लिए एक डरावनी सच्चाई है, जो अब उसी क्रिश्चियन के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है और जिसकी मौत बस आने ही वाली है। क्रिस की बस इतनी सी ख्वाहिश थी, काश वह किसी सामान्य अमीर परिवार में जन्मा होता, जहां किसी भी तरह का बेवजह का ड्रामा न हो। लेकिन अब अपने बुरे नसीब को कोसने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। उसे गंभीरता से सोचना होगा कि वह अपनी मृत्यु को कैसे टाल सकता है। उसके पास अब भी 2 साल का समय है, क्योंकि क्रिश्चियन की मौत अभी 2 साल दूर है। यह जानना भी जरूरी है कि उसकी हत्या काउंट खजार के घर में ही कर दी गई थी, एक ऐसा परिवार जो अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को सबसे ऊपर मानता है। इससे संभावना यह बनती है कि क्रिश्चियन पूरी तरह निकम्मा, बेकार और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए उसके अपने ही परिवार ने उसे खत्म कर दिया। परिवार का नाम। तो क्रिस को उम्मीद है कि अगर वह एक अच्छा इंसान बन जाए और लो प्रोफाइल में रहे तो वह मौत की उस गोली से बच सकता है। अब जब मरने का मुद्दा सुलझ गया है तो क्रिस सोचने लगता है कि वह अपने पास मौजूद सारी दौलत से आरामदायक जिंदगी कैसे जिए। लेकिन उसका यह सपना जल्दी ही टूट जाता है जब उसे याद आता है भविष्य में आने वाला विनाश का युग। कर्नेज का राक्षस राजा ने एक युद्ध शुरू किया था, जिसमें मानवता की बलि देकर रैग्नारोक को पूरा करना उसका उद्देश्य था। जब तक लोगों को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइट डोमिनियन और मैजिक एम्पायर दोनों ही राक्षस राजा की स्वार्थी इच्छाओं की वजह से दुखद अंत को प्राप्त हुए। अगर क्रिस वाकई में जीवित रहना चाहता है तो उसे इस आने वाले सर्वनाश को रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। कर्नेज का राक्षस राजा खुद में ही बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ साथ मैजिक एम्पायर की वफादार राक्षसी सेना भी है। 000 भी इस पूरी पागलपन को रोकने का एक ही तरीका है, क्रिस को कर्नेज का राक्षस राजा से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब वह खुद राक्षस सम्राट बने और मैजिक एम्पायर के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे। उसके पास विनाश का युग शुरू होने से पहले सिर्फ 5 साल है। यह योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय है। अगर वह सफल होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा जादुई साम्राज्य उसी का होगा। बाद में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को उसके पिता द्वारा डांटा जा रहा है क्योंकि वह अपनी सजा के बावजूद अपने कमरे से बाहर निकल आया। परिवार के मुखिया को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि क्रिस ने हाल ही की शर्मनाक घटना के लिए ठीक से पश्चाताप किए बिना अपनी गंदी शक्ल दिखा दी। काउंट खजार उसे आखिरी चेतावनी देते हैं, यह साफ कर देते हैं कि अगली बार की लापरवाही उसकी आखिरी होगी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। काउंट खजार की डरावनी, लगभग दम घोंटने वाली मौजूदगी इतनी भयावह है कि क्रिस अनायास ही कांपने लगता है।
आखिरकार वह अब तक किए गए अपने सभी गुनाहों के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। क्रिस काउंट खजार के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि लोग उसके बारे में बनाई गई खराब छवि को भुला दें। यही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। वह अपनी माफी जारी रखता है, इस उम्मीद में कि शायद काउंट का दिल पसीज जाए। लेकिन लगता है कि कुछ शब्दों की माफी से बात नहीं बन रही। काउंट का अपने बेटे की बातों पर विश्वास करने का कोई इरादा नहीं है। उसने अब तक जितनी मुसीबतें खड़ी की हैं, उसके बाद भी। इस बीच क्रिस यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस हरामी क्रिश्चियन ने ऐसा क्या कर दिया कि काउंट ने उस पर से सारा भरोसा ही खो दिया। क्रिस ने क्रिश्चियन के बारे में इतनी डरावनी कहानियां सुनी हैं कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि सबसे ताजा घटना कौन सी है। इसलिए वह अपने पिता को याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी कुछ यादें खो दी थीं। इसी वजह से उसे यह तक याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके पिता ने उस पर से विश्वास खो दिया। वह आगे कहता है कि अपनी यादों को वापस लाने की कोशिश में उसने अपने अतीत के कार्यों पर विचार किया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अब तक कितना घटिया इंसान रहा है। वह अपने पिता की प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचा, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी काउंट उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। आखिरकार उसने ये बहाने पहले भी न जाने कितनी बार सुने हैं। जब क्रिस को अपने पिता को मनाने का कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वह एक चरम कदम उठाने का फैसला करता है। वह पूरी ईमानदारी से अनुरोध करता है कि उसे सजा की गुफा पनिशमेंट केव में भेज दिया जाए और वहां 1 महीने तक रहने की पेशकश करता है ताकि वह साबित कर सके कि वह सच में बदल चुका है। अब सजा की गुफा का संक्षिप्त विवरण। यह जगह खासतौर पर उच्च श्रेणी के खतरनाक अपराधियों को कैद करने के लिए बनाई गई है। वहां कोई रोशनी नहीं होती और कैदी की पांचों इंद्रियां पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं। कुछ ही दिनों में कैदी का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है और वह पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। यह सब ध्यान में रखते हुए काउंट खजार को शक है कि क्रिस वहां कुछ घंटों से ज्यादा भी टिक पाएगा। 1 महीने की तो बात ही छोड़िए। क्रिस पहले ही हर संभावना पर विचार कर चुका है, लेकिन अपने पिता का विश्वास जीतने का यही एकमात्र रास्ता बचा है और इसलिए वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। काउंट खजार, जिन्होंने पहले भी क्रिश्चियन को कई बार बड़े बड़े वादे करते देखा है, हिचकिचाते हैं। हर बार नतीजा सिर्फ निराशा ही रहा है, लेकिन इस बार वह खेल में साथ देने और एक आखिरी मौका देने को तैयार हैं। हालांकि वह एक बात बहुत साफ कर देते हैं, अगर क्रिस 1 महीने वहां बिताने के बाद भी साबित नहीं कर सका कि वह बदल चुका है तो उसे कबीले से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्रिस अच्छी तरह जानता है कि निष्कासन का मतलब मौत की सजा जैसा है। क्रिश्चियन ने अपने जीवन में अनगिनत दुश्मन बना लिए हैं और जिस पल वह कबीले की सुरक्षा खो देगा वे सब उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी वह यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर वह सफल होता है तो वह अपने पिता से एक वादा पूरा करने की मांग करता है। काउंट खजार क्रिस के आत्मविश्वास पर व्यंग्य से मुस्कुरा देते हैं। बाद में जब क्रिस अपनी आलीशान कमरे में बैठा होता है तभी एक राक्षस फींड आता है और उसे सूचित करता है कि सजा की गुफा तैयार है। इस व्यक्ति का नाम कॉक्स है। वह आधा वैम्पायर है और काउंट खजार के घर का बटलर। क्रिस उसकी बातों को स्वीकार करता है और कुछ समय बाद अपने कंधों पर एक सामान का बैग लटकाए गुफा की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह गलियारों से होकर गुजरता है, हर नौकर और घर का सदस्य फुसफुसाने लगता है। सबको यकीन है कि यह निकम्मा फिर से कोई चाल चल रहा होगा। उन्हें वह हालिया घटना याद आती है जब क्रिश्चियन ने झारजादू कबीले की युवती का अपमान किया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि काउंट खजार को खुद झुककर उस कबीले से माफी मांगनी पड़ी। अब यह बात पूरी तरह से समझ में आती है कि काउंट क्रिश्चियन से पहले इतने नाराज और बेरुख क्यों थे। यह अपमान इतना भयानक रहा होगा कि शायद काउंट शर्म के मारे मर ही जाना चाहते थे। पीछे कुछ लोग तो यहां तक शर्त लगाने लगते हैं कि क्रिश्चियन 2 दिन से ज्यादा वहां टिक ही नहीं पाएगा। सजा की गुफा के सामने खड़ा होकर भी क्रिस के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही है। उसे पता है वह सबकी उम्मीदों को ध्वस्त करने वाला है। उधर उसका छोटा भाई एक कोने से सब कुछ गौर से देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए। कुछ देर बाद वे अंततः उस भयानक गुफा तक पहुंचते हैं। इस जगह की खतरनाक प्रकृति को जताने के लिए इसके द्वार पर 2 डेथ नाइट्स पहरेदारी कर रहे हैं। मौत के ये सिपाही खड़े हैं जैसे चेतावनी दे रहे हों, कृपया और करीब मत आओ। हालांकि वे जितने डरावने दिखते हैं उतने ही शांत खड़े हैं, कोई भी क्रिस को भीतर जाने से रोक नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखने ही वाला होता है उसके पीछे से एक आवाज गूंजती है। यह रहा एक छोटा सा परिचय उस नन्हे मगर नुकीले कांटे का, क्रिश्चियन का छोटा सगा भाई और एक आदर्श शिष्य थॉर्न वानबार एंड खजार। बाकी परिचय बाद में देंगे क्योंकि अभी तो यह नन्हा शैतान अचानक ही अपने बड़े भाई पर वार कर देता है। उसकी तलवार की नोक हवा चीरती हुई क्रिस की आंखों के ठीक सामने आ रुकती है। बाहर से क्रिस बिल्कुल शांत दिखता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मा जैसे डर के मारे दम तोड़ चुकी हो। वह दिल के दौरे से बचा है, बस किसी चमत्कार से। फिर भी वह अपने आप को संभालता है, अपनी नजरों को थॉर्न की आंखों में गड़ाते हुए गंभीर स्वर में पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो थॉर्न? असल में थॉर्न वहां आया ही इसलिए है ताकि अपने बड़े भाई को यह याद दिला सके कि वह कितना निकम्मा और बेकार इंसान है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने एक बार और खजार परिवार का नाम बदनाम किया तो वह मरा ही समझा जाएगा। इस अकड़ू छोटे बदमाश को देखकर क्रिस के मन में तुरंत एक बात कौंधती है, पिछली जिंदगी में शायद यही थॉर्न क्रिश्चियन की मौत की असली वजह था। दरअसल क्रिस थॉर्न से पहले भी मिल चुका है विनाश के युग में। तब वह एक खूंखार राक्षस था जो शापविद्या के लिए बदनाम था। फिलहाल क्रिस अपने छोटे भाई को एक सख्त नफरत से भरी नजर से घूरता है। उसकी वो तीखी अंदर तक चीर देने वाली नजरें थॉर्न की अकड़ को पल में पिघला देती हैं।
थॉर्न का चेहरा थोड़ी देर को सफेद पड़ जाता है, लेकिन क्रिस बिना कोई शब्द बोले वही कड़क अंदाज अपनाए गुफा में प्रवेश कर जाता है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। इस रवैये को देखकर थॉर्न का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह इस बदले हुए क्रिस को देखकर चौंक उठा है, क्योंकि ऐसा चेहरा उसने अपने भाई में पहले कभी नहीं देखा। दृश्य फिर से क्रिस पर कट होता है। वह अब गुफा के अंधकार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखें कुछ नहीं देख सकती और कान भी किसी आवाज को सुनने में असमर्थ हैं। केवल उसकी उंगलियों की पोरों पर हल्की सी संवेदना बाकी है। सोचते हुए उसे महसूस होता है कि यह हल्की संवेदना शायद जानबूझकर छोड़ी गई है, ताकि कैदी अपने साथ लाए सामान को किसी तरह टटोल सकें। वह यह जगह किसी के भी होश उड़ा सकती है, लेकिन क्रिस पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वह इससे भी भयानक परिस्थितियां झेल चुका है, जब वह एक खजाना खोजने वाला ट्रेजर हंटर हुआ करता था। सच कहें तो अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर देना ठीक वैसा ही था जैसा वह चाहता था, क्योंकि अब वह अपने भीतर झांक सकता है। अपने टूटे फूटे बर्बाद हो चुके शरीर को ठीक करने का यही एकमात्र रास्ता है। हाँ, यह आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा और किस्मत की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास वो ज्ञान है जो कभी उसे दिव्य हस्त डिवाइन हैंड कहलाने वाला बना चुका था। और उसके पास है वह संशोधित हड्डी संपीड़न कला बोन कॉम्प्रेशन आर्ट, जिसे उसने खुद निखारा है। और अब जब वह अमीरों की श्रेणी में आता है तो उसके पास विभिन्न प्रकार के जादुई पत्थरों मैजिक स्टोन्स तक भी पहुंच है। इसलिए यहाँ इस अंधेरी गुफा में अपने शरीर को सुधारना उसके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वह इन जादुई पत्थरों को कभी हाथ लगा पाएगा, आखिर ये इतने महंगे जो होते हैं। लेकिन लगता है धनवान होने के भी अपने फायदे हैं। पिछली जिंदगी में जब वह और नायक A1 साथ थे तो इन्हें हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी थीं। अब उसका पहला कदम होगा सफेद जादुई पत्थर व्हाइट मैजिक स्टोन का इस्तेमाल। यह पत्थर उसके शरीर में जमा हर जहर और गंदगी को शुद्ध कर देगा। यह प्रक्रिया भले ही उबाऊ लगे, लेकिन यह एक मूलभूत और अनिवार्य चरण है। उसे हर उस जहरीले अवशेष को जो उसके शरीर में वर्षों से जमा है अत्यंत सावधानी और सूक्ष्मता से निकालना होगा। क्रिस अब अपने पूरे शरीर में फैले जहर को सफेद मना व्हाइट मना की मदद से बेहद बारीकी से साफ कर रहा है। इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक भयंकर पीड़ा दे सकती है, इतनी कि कोई भी सामान्य इंसान तड़प कर बेहाल हो जाए। लेकिन क्रिस के लिए ये तो बस एक छोटी सी सैर के बराबर है। वो बिना ज्यादा मेहनत के पूरी सहजता से इस दर्द को झेल रहा है। उधर दूसरी ओर काउंट ज़ार अपने वफादार बटलर से क्रिश्चियन की स्थिति के बारे में पूछता है। बटलर बताता है कि क्रिश्चियन बिना कोई विरोध किए सीधे सजा की गुफा में प्रवेश कर गया। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि कुछ ही दिनों में क्रिश्चियन इस कदर टूट चुका होगा कि मदद के लिए पुकारने की ताकत तक उसमें नहीं बचेगी। ये अशुभ भविष्यवाणी सुनकर काउंट का दिल और भी बेचैन हो उठता है। उसके भीतर सवालों की एक आंधी चलने लगती है। क्या उसे वाकई में उसे अंदर भेजने का निर्णय लेना चाहिए था? वह याद करता है क्रिश्चियन बचपन में कितना प्रतिभाशाली और होनहार था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक इस तरह बिखर गया? एक पल को तो काउंट यह सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि शायद क्रिश्चियन की असाधारण प्रतिभा ही उसके घमंड की जड़ बन गई थी। लेकिन वजह चाहे जो हो, काउंट का फैसला साफ है। वह अपने बेटे को अधमरा देखकर मरते देखना पसंद करेगा, लेकिन एक तुच्छ अपमानित जीवन जीते नहीं। वह चाहता तो है कि क्रिश्चियन पर भरोसा करे, लेकिन जितना भी वह अपने दिल को मनाने की कोशिश करता है, उसका यकीन टूटे हुए कांच की तरह बिखरता रहता है।